गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडिया साइज एंड लोकेशन जो क्लास 9 के जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है, तो उस चैप्टर के ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिस वीडियो में स्पेशली वहाँ पर इंडिया के साइज़ के बारे में, वहाँ पर उसके आकार कितना है, उसका मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करके इंडिया रह रहे, और उसके आसपास के लोकेशन के बारे में हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किया है। वहाँ पर स्पेशली हम लोग ये भी चीज़ दिखा है कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड से कौन से लैटिट्यूड तक आ रहा है, और इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक आ रहा है, और ये कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब चीज़। और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव्स में इंडिया के एक्चुअल लोकेशन क्या है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के पर्सपेक्टिव में हम लोग विचार करके हम लोग उस वीडियो में देखा है। तो उस वीडियो का ये सेकेंड पार्ट है, और यहाँ पर स्पेशली हम लोग देखेंगे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के साथ इंडिया का कनेक्शन क्या था, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में भी इंडिया के साथ वर्ल्ड का कनेक्शन क्या था, और आज के दिन में भी देखा जाए वर्ल्ड के साथ इंडिया का कनेक्शन क्या है, ये भी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और उसके साथ साथ इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यही चैप्टर यहीं पर ही हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। कि इंडिया ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, ये है वर्ल्ड के अंदर उसी जगह में है। अगर देखा जाए इंडिया जो जिस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, जो वर्ल्ड के सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और उस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी देखा जाए तो इंडिया का लोकेशन बीच में है, मतलब इंडिया के ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया दोनों के मतलब बीच में इंडिया का लोकेशन आता है, इस हिसाब से देखा जाए तो। इंडिया के जो अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें उस जगह को हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, और इंडिया को राइट साइड में अगर देखा जाए उस जगह को हम लोग ईस्ट एशिया कहते हैं हम लोग। तो चाइना जापान की तरफ ईस्ट एशिया हो गया, और मिडिल ईस्ट की तरफ वहाँ पर देखा जाए तो उस जगह को हम लोग वेस्ट एशिया कह सकते हैं। The routes across the Indian Ocean, which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. तो रूट्स मतलब वही रास्ता के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। अक्रॉस द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन से जा रहा है। इंडियन ओशन कहाँ पर आता है? ऑब्वियसली इंडियन ओशन इंडिया के साउदर्न पार्ट में आता है, मतलब इंडिया के साउथ में आता है इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी के रास्ते से हम लोग बहुत ही पहले से ही कि दूसरे जो कंट्री है उस कंट्री के साथ हम लोग कनेक्ट करते थे, शिप के जरिए हम लोग वहां पर कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप के कंट्री के साथ, जो इंडिया के पश्चिम में है यूरोप की कंट्री, उसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। और एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, तो पूरब में इंडिया जो ईस्ट एशिया है तो उसके साथ भी उसके साथ भी कनेक्ट करते थे हम लोग इस इंडियन ओशन के जरिए। प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंटर लोकेशन ऑफ टू इंडिया, जो इंडिया के एक अच्छा लोकेशन प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग बहुत पहले से ही हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यूरोप से जैसे बाद में जाकर मतलब 16th सेंचुरी के टाइम से वहाँ पहले पोर्तुगीज, उसके बाद डच लोग, उसके बाद देखा जाए ब्रिटिश लोग, उसके बाद फ्रेंच, ऐसे करके बहुत सारे जो फॉरेनर्स लोग वहाँ पर आए थे, जो पानी के रास्ते से आए थे, इंडियन ओशन होकर यहाँ पर आए थे। तो इसके लिए इंडियन ओशन का उसका वहाँ पर रहना भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रास्ता हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उससे पहले अगर देखा जाए जो अरेबियन कंट्रीज लोग, जो मिडिल ईस्ट में होता है सऊदी अरेबिया, वहाँ का जो अरेबियन कंट्रीज लोग भी पानी के रास्ते से हमारे यहाँ पर आए थे। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है। और ऊपर से हम लोग देखा जाए अगर ईस्ट एशिया की तरफ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर चोला एम्पायर के नाम भी हम लोग जान सकते हैं। जो चोला एम्पायर लोग, ये लोग हमेशा ईस्ट एशिया के तरफ, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में जाकर वहाँ पर, जैसे वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर जाकर वो साउथ ईस्ट एशिया में जाकर वहाँ पर अपना कब्जा किया था। तो इंडिया का झंडा वहाँ पर जाकर वहाँ लहराया था। तो स्पेशली तब इंडिया नहीं थे, तो चोला एम्पायर ने अपने झंडा वहाँ पर लहराए थे। तो ये भी देखा जाए तो ये हुआ था क्या, कौन से रास्ते में? इंडियन ओशन के ऊपर बेस करके ये चीज हुआ था। नेक्स्ट, द डेक्कन पेनिनसुला helps India to establish close contact with West Asia. तो डेक्कन पेनिनसुला, तो जो दक्षिण में जो पेनिनसुला जो चीज़ है, ये क्या करते हैं, ये वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ हमारा कांटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है, जैसे डेक्कन पेनिनसुला एरिया, ठीक है, पेनिनसुला पहले हम लोग किसे कह सकते हैं? पेनिनसुला हम लोग कह सकते हैं उसी जगह को जिसके तीनों तरफ से
पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से देखा जाए उसका लैंड से घिरा हुआ है, तो इसका हम लोग पेनिनसुला का एरिया कह सकते हैं। अब देखा जाए इंडिया, जैसे इंडिया एक पेनिनसुला का कंट्री हो सकता है, क्योंकि इंडिया के तीनों साइड से, साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशन आ रहा है, ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल आ रहा है और वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी आ रहा है, तो तीनों पार्ट से ये पानी से घिरा हुआ है, और एक सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में वहां पर हिमालय से घिरा हुआ है, तो इंडिया को हम लोग पेनिनसुला कंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अगर साउदर्न पार्ट को हम लोग देखा जाए, स्पेशली वहां पर डेक्कन प्लेटो एरिया, तो डेक्कन जो प्लेटो एरिया वो भी हो जा रहा है डेक्कन पेनिनसुला एरिया, क्योंकि उसके भी तीनों साइड में पानी से घिरा हुआ है, तो उसके सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में क्या आता है, नॉर्दर्न इंडिया आ जाता है। तो ये डेक्कन पेनिनसुला एरिया को, अगर इसका वेस्टर्न कोस्ट एरिया को देखा जाए, वेस्टर्न कोस्टल एरिया को देखा जाए, तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया के पास में कौन सा आता है, वेस्टर्न एशिया आता है, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल एरिया के पास में आता है अरेबियन सी, अरेबियन सी को अगर क्रॉस करके जाए तो वेस्टर्न एशिया में जाकर वो वहां से मिलता है, तो वेस्टर्न एशिया, अफ्रीका और यूरोप से कॉन्टेक्ट बनाते हैं वेस्टर्न कोस्टल के ऊपर बेस करके। ठीक है, जिसके पास आता है अरेबियन सी के माध्यम से वो कांटेक्ट करते। ठीक एक ही तरह से देखा जाए कि डेक्कन पेनिनसुला एरिया के जो ईस्टर्न कोस्टल साइट है उसके पास जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के माध्यम से वो किसके साथ कांटेक्ट करते हैं, ईस्टर्न एशिया से कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, द ओशन विच इज साउथ ऑफ इंडिया, तो इंडिया के साउथ में ऑब्वियसली इंडियन ओशन आ रहा है, गिवन नेम इंडियन ओशन, तो इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। एज नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया, तो इंडियन ओशन में किसी दूसरे और कंट्री का पास इतना कोस्टल लाइन नहीं है जितना इंडिया के पास है। ठीक है, तो इंडिया के पास इतना कोस्टल लाइन होने के कारण, इंडियन ओशन के साथ टच में रहने के कारण इस ओशन का नाम रखा गया है, इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है, तो हमारे कंट्री के नाम के ऊपर बेस करके ही इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में बोला जाए, ये हमें सबको पता है कि इंडिया वर्ल्ड के देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर 7th लार्जेस्ट कंट्री होता है इंडिया। तो इंडिया के ऊपर जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है, सबसे ऊपर जो आता है रशिया, रशिया के बाद कनाडा, रशिया जो पहला है, तो रशिया ये यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में ये बिलोंग करते हैं रशिया, और स्पेशली एशिया कॉन्टिनेंट में इसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एशियन कॉन्टिनेंट में बिलोंग करते हैं। हालांकि रशिया के जो कैपिटल है मॉस्को, ये यूरोप में बिलोंग करते हैं। और उसके बाद कनाडा, ये नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। यूएसए, ये भी नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। चाइना, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। और ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया या ओशनियन कॉन्टिनेंट में आता है। और उसके बाद आ जाता है इंडिया, जो एशिया कॉन्टिनेंट में, तो मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में रहने वाला दो बिगेस्ट कंट्री भी यहाँ पर है, जैसे चाइना और इंडिया भी है, और उसके साथ साथ रशिया का एक पार्ट भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसका पास में स्क्वायर किलोमीटर एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहे हैं वो भी यहाँ पर बोला गया है। जैसे रशिया का यहाँ पर दिया गया है 17.09 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहे हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में विचार करें तो 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 17.09 एरिया ये कवर कर रहे हैं, और उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया 3.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहे हैं। इसके बाद द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट, तो इंडिया का जो लैंड रूट है, मतलब जिस रूट के जरिए हम लोग दूसरे कंट्री से कांटेक्ट करते हैं, तो ये लैंड रूट हमारे सी रूट से बहुत पुराना है। ठीक है, क्यों सी रूट कब डिस्कवर हुआ था? सी रूट डिस्कवर हुआ था भास्को डागामा के जो हाथ को पकड़कर हम लोग सी रूट को डिस्कवर किया था 1498 में। भास्को डागामा जो एक पोर्तुगीज ट्रेवलर थे, तो उन्होंने इंडिया में आए थे, स्पेशली साउदर्न इंडिया में जो केरला के वहाँ पर कालीकट थे, वहाँ कालीकट में आए थे, तो वहाँ इस टाइम में पहले बार सी रूट डिस्कवर हुआ था। लेकिन उससे पहले इंडिया का सी रूट कभी डिस्कवर नहीं हुआ था। इंडिया उस टाइम में यूरोप के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ कांटेक्ट रखते थे बाया लैंड के थ्रू में, लैंड रूट के जरिए। अब लैंड रूट कैसे होते थे? वो होता था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से होता था, मतलब हिमालय के अंदर से, उसके बाद सुलेमान रेंज के अंदर से ये जाता था ये लैंड रूट। ठीक है, अब ये लैंड रूट में उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, क्योंकि इस लैंड रूट के जरिए उस टाइम में व्यापार होता था, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, जिसके वजह से ये सी रूट डिस्कवर हुआ। अब प्रॉब्लम क्या क्या था? जैसे मान लो कि उस टाइम में जो यहाँ से जो ट्रैवलर लोग या मर्चेंट लोग यहाँ से कुछ सामान खरीद कर वो ले जा रहे हैं, तो बीच में उसमें पायरेट्स भी आ सकते थे,
उस बीच में उसको बहुत सारे टैक्स भी देना पड़ता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने के कारण उसमें क्या होता कि चीज़ें का प्राइस भी बढ़ जाता था, और जब यूरोप में जाकर फाइनली वो बेचते थे तो उसमें क्या होता कि चीज़ें का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता कि वहाँ का आम आदमी के वो खरीदने के औकात नहीं होता था। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो उसके जगह में क्या होता कि यूरोपियन लोग सोचे कि हम लोग मिडिल ईस्ट के ऊपर से हम लोग क्यों इंडिया के साथ कांटेक्ट करें, हम लोग दूसरे ओर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो उन्होंने इस बारे में सोचने के कारण उन्होंने देखा जाए कि बाद में जाकर उन्होंने यूरोप से अटलांटिक ओशन होकर फिर अफ्रीका के साउदर्न पार्ट से होकर वहां से इंडियन ओशन होकर इंडिया में कांटेक्ट किया था। तो इसी तरह से इंडिया का सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन लैंड रूट देखा जाए कि इंडिया का वो पुराने रूट है, सी रूट से भी उनका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुराना है। तो द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट्स, ये बोल दिया। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस थ्रू टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो बहुत सारे पासेस गया है जो माउंटेन्स के मतलब हिमालयन माउंटेन के अंदर से गया है, स्पेशली वहाँ पर हिमालयन काराकोरम ये सब माउंटेन है, उस माउंटेन के अंदर से बहुत सारे पैसेस गया है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में गया है इंडिया का, और वहाँ से बहुत सारे एंशिएंट ट्रैवलर वहाँ से आते थे। एज ओशन लिमिटेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ओशन में पहले ओशन के जरिए कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था, तो सिर्फ लैंड के जरिए इंटरेक्शन होता था। द लैंड रूट्स हेल्प इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब लैंड रूट किस चीज में हेल्प करता था? ये हेल्प करता था इस चीज में कि हमारे पास हमारे जो कमोडिटीज थे, मतलब हमारे कमोडिटीज बाहर की तरफ जाते थे, बाहर के कमोडिटीज मतलब वहां के सामान इंडिया में आते थे, और उसके साथ साथ आइडिया भी एक्सचेंज होता था, आइडिया एक्सचेंज होता था, कल्चर एक्सटेंड होता था, उनका सिविलाइजेशन एक्सटेंड होता था। इसी तरह से करके देखा जाए तो एंशिएंट टाइम में हमारे साथ उनके बाहर के जो लोग हैं उनके साथ एक लिंक बन चुका था इसके जरिए। India have propagated the ideas of Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system, as well as given spices, muslin and other merchants to different countries. अर्जन मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। तो इंडिया में क्या किया था उस टाइम में, जो आइडिया था, आइडिया कहाँ का आइडिया था? उपनिषद का आइडिया था। तो एंड द रामायणा, हमारे जो महाकाव्य है जैसे रामायणा है, रामायण महाभारत है, तो इनका जो आइडियोलॉजी ये भी बाहर के तरफ जाते थे। स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जो पंचतंत्र के विष्णु शर्मा ने जो लिखा है, जो पंचतंत्र लिखा है, तो उसका भी आइडियोलॉजी, तो ये सब मतलब इस बुक्स में जो सीख मिलने को मिला है, जो चीज जो आइडियोलॉजी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ये सब बाहर के कंट्री में जाता था उस टाइम में। बाहर में इंडिया के सिविलाइजेशन, इंडिया के कल्चर के वहाँ का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था उस टाइम में, तो ये बाहर की तरफ जाता था। और क्या जाता था? द इंडियन न्यूमरल्स, इंडिया के उस टाइम में देखा जाए कि इंडिया में जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो गिनती करने वाले जो नंबर है ना, ये नंबर इंडिया में पहले डिस्कवर्ड हुआ था। और ये कौन सी टाइम पीरियड में डिस्कवर हुआ था? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और बोला जाता है कि आर्यभट्ट ने स्पेशली उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जीरो वाला सिस्टम या डेसिमल सिस्टम, जो पॉइंट वाला सिस्टम है, तो ये सब चीज इंडिया में डिस्कवर हुआ था। और यहाँ से देखा जाए बाद में जाकर ये अरेबियन ट्रेवलर्स के जरिए ये अरेबियन कंट्री में जाकर ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और वहां से यूरोप में जाकर ये फैल गया था। उसके बाद उसके साथ साथ क्या और क्या क्या चीज जाते हैं? यहाँ से स्पाइसेस जाते हैं, मसलिन जाते हैं। स्पाइसेस जो मसला होता है, इंडिया का स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस है, ये सबको पता है। और मसलिन एक टाइप का कपड़ा होता है जो बंगाल में ये चीज मिलता है, और उस टाइम में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था ये कपड़ा। और ये जी ज्यादा यूरोप के मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड था उस टाइम में, तो ये ज्यादा यहाँ से बाहर में की तरफ जाते हैं। और सिर्फ यहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं ये नहीं, बाहर के बहुत सारी चीज भी यहाँ का आता था उस टाइम में। जैसे बहुत सारे चीज, जैसे मान लो कि वहाँ के कोई गोल्ड, जैसे ग्रीक डायनेस्टी, जब अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड में वो लोग यहाँ पर अटैक किया था, तो अलेक्जेंडर के बाद के जो लोग थे ना, उसके टाइम पीरियड में ग्रीक बहुत सारे मर्चेंट्स लोग यहाँ पर इंडिया की तरफ आते थे। तो उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो वो यहाँ से जो सामान खरीदते थे, तो वहाँ के जो गोल्ड कॉइन, वहाँ के जो सिल्वर कॉइन, वो इंडिया में आते थे, तो उस सब कॉइन भी यहाँ पर आते थे, ठीक है। तो यहाँ के साथ वहाँ का एक ट्रेडिशनली मिल हो चुका था उस टाइम में। ऑल्सो द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, तो ये इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ग्रीक के स्कल्पचर है, वहाँ के जो स्कल्पचर एक्चुअल में क्या चीज़ है? स्कल्पचर जैसे मिट्टी का कोई पॉट होता है या कोई मंदिर होता है, उसके बॉडी के ऊपर जैसे बहुत सारे डिजाइन किया जाता है, ये डिजाइन को हम लोग स्कल्पचर कह सकते हैं। तो
ये स्कल्पचर बहुत सारे आइडियोलॉजी क्या हुआ था उस टाइम में बाहर से हमारे पास आए थे, जैसे एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, और क्या होता है कि बिल्डिंग को जो बनाने के लिए जो स्टाइल होता है वो स्टाइल भी यहाँ पर आए थे, जैसे डोम वाला कॉन्सेप्ट या मिनारेट्स वाला कॉन्सेप्ट, ये भी वहां से यहाँ इस टाइम में यहाँ पर आए थे। डोम डोम होता है ना जो मतलब गम्बूज टाइप का कॉन्सेप्ट जो ऊपर में बनाया जाता था, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां से यहाँ पर आए थे, या मिनार्स मतलब जैसे मीनार मीनार वाला कॉन्सेप्ट वहां से यहाँ पर आए थे उस टाइम में। तो उस टाइम में यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर आए थे। डोम एंड मिनार्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में दिखाए थे। मिनार्स मतलब जो मीनार कहा जाता है, मीनार जैसे चार मीनार, जैसे हैदराबाद में चार मीनार होता है, या देखा जाए कुतुब मीनार जैसे दिल्ली में है, तो मीनार जैसे ये सब में से मीनार वाला सिस्टम ना, ये उस टाइम में वेस्ट एशिया से यहाँ पर आया था और यहाँ पर ये सब चीज देखा जाता था। और डोम जैसे डोम वाला चीज मतलब ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो ऐसे वाला सिस्टम भी यहाँ पर आए थे उस टाइम में। मतलब मुस्लिम जो कल्चर का या सिविलाइजेशन का जो वहाँ का ट्रेडिशन है, ये सभी चीज इंडिया में आए थे उस टाइम में, ट्रेडिशनली मिल हुआ था उसके साथ हमारा। तो इसी तरह से देखा जाए फॉरेन कंट्री के साथ हमारे कंट्री का एक उस टाइम में मिल हो चुका था इसी तरह से, और ये स्पेशली हुआ था लैंड रूट के जरिए। इसके बाद इंडिया का नेबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया इज कॉम्प्राइज ऑफ 28 स्टेट्स। आज के दिन में देखा जाए इंडिया का 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ये रिसेंटली आज के दिन का अपडेट है। एंड शेयर्स इट्स एंड बाउंड्री विथ, और इंडिया किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इंडिया के पड़ोसी कंट्री के अंदर आ जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान, पहले पाकिस्तान आता है उसके बाद अफगानिस्तान आता है, ये नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में। नॉर्थ में आ जाता है चाइना, नेपाल एंड भूटान, ईस्टर्न में पार्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश, एंड साउदर्न पार्ट में श्रीलंका एंड मालदीव। तो टोटल देखा जाए इंडिया के पड़ोसी कंट्री अगर देखा जाए टोटल 9 पड़ोसी कंट्री है इंडिया का। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी भी इस कंट्री के अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता जाता है आज के दिन के हिसाब से देखा जाए। तो जैसे यहाँ पर ये मैप में दिया गया है, इंडिया पर यहाँ पर स्पेशली दिया गया है कि इंडिया के पड़ोसी कंट्री, जैसे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में, पहले नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में देखते हैं कि यहाँ पर देखो पहले पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान आ रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान के इंडिया के पड़ोसी की कंट्री के अंदर भी आ जा रहा है। इसके बाद इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में देखो ऊपर में नेपाल, उसके साथ साथ भूटान, यहाँ पर नेपाल दिया गया, इसके पास यहाँ पर भूटान दिया गया, ऊपर में चाइना दिया गया। ये इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन में आ रहा है। और इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में पहले बांग्लादेश आ रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल के पास ये बांग्लादेश आ जा रहा है, वेस्ट बंगाल और आसाम के पास, और उसके पास राइट साइड में ये म्यांमार आ जा रहा है। और साउदर्न पार्ट में देखा जाए यहाँ पर श्रीलंका आ रहा है, और ये लक्षद्वीप के नीचे ये मालदीव आ जा रहा है, ठीक है। तो ये सब इंडिया के पड़ोसी के कंट्री के अंदर ये आ जाता है, इंडिया के एडजेसेंट कंट्रीज इंडिया का। उसके बाद श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से श्रीलंका को अलग किया गया है बाय ए नैरो चैनल, एक छोटा सा चैनल जो सी के अंदर से गया है, फ्रॉम्ड बाय द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। किसके जरिए, एक पाक स्टेट के जरिए, और वो मतलब गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब मन्नार का जो खाड़ी है उस खाड़ी के अंदर से मतलब ये अलग किया गया है। जैसे ये श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका, और यहाँ पर नीचे ये तमिलनाडु दिया है जो इंडिया के साउदर्न पार्ट में आ रहा है, एक स्टेट है। तो बीच में एक छोटा सा लाइन यहाँ पर दिख रहा है, ये पाक स्टेट है, और यहाँ पर ही गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो इसके वजह से मतलब अलग किया गया है दोनों को, इंडिया और श्रीलंका यहाँ से अलग हुआ है दोनों, ठीक है। उसके बाद मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो मालदीव आइलैंड ये लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में आता है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, उसके साउथ में मालदीव आइलैंड आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोला जा रहा है। और ये पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर। अभी मैंने पेनिनसुला का डेफिनेशन मैंने दिया था, यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि एक पेनिनसुला क्या होता है, ये एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसके दैट इज बॉर्डर बाय वाटर, जिसके चारों तरफ से मतलब जिसके तीनों तरफ से वाटर से घिरा होता है, ऑन 3 साइड, मतलब तीनों तरफ से, बट कनेक्टेड टू मेन लैंड ऑन 1 साइड। और मेन लैंड के साथ कनेक्ट होता है कि एक साइड से मेन लैंड के साथ वो कनेक्ट होता है। तो बट कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन 1 साइड, मतलब इंडिया के अगर देखा जाए, इंडिया के जैसे साउदर्न पार्ट में आ गया इंडियन ओशन, और वेस्टर्न पार्ट में आ जाता है अरेबियन सी, और ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है बे ऑफ बंगाल। तो सिर्फ नॉर्थर्न पार्ट में आ जाता है हिमालय, ठीक है। तो मतलब तीनों पार्ट अलग अलग दिख से देखा जाए ये मतलब ओशन से कनेक्ट हुआ है, और सिर्फ नॉर्थर्न पार्ट से ये देखा जाए सिर्फ ये लैंड से कनेक्ट हुआ है। तो इसलिए इंडिया को एक पेनिनसुला कंट्री भी कह सकते हैं हम लोग।
नेक्स्ट स्लाइड में हमें यहाँ पर पड़ रहा है कि इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंडिया का जो इंटरनेशनल हाईवे है उसके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब कैसे इंडिया के दूसरे कंट्री के साथ वो कनेक्ट हो रहा है बाई सी रूट के जरिए और बाई एयर रूट के जरिए, यहाँ पर ये चीज़ दिया जा रहा है आज के दिन के हिसाब से। इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंटरनेशनल हाईवे तो आज के दिन में वो कैसे कनेक्ट हो रहा है उसके जरिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया है आज के दिन के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानते हैं आज ये चैप्टर के बारे में। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, तो इंडिया के सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में जो सुनामी हुआ था, ठीक है, इंडोनेशिया के आसपास में जो उस टाइम में जो भूकंप हुआ था उसके वजह से जो सुनामी हुआ था उस टाइम में, तो ये सुनामी के वजह से क्या हुआ, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन यूनियन में इंदिरा पॉइंट है, तो ये इंदिरा पॉइंट पानी के अंदर उस टाइम में चला गया था उस टाइम में। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। जैसे जैसे सुएज कैनल ओपन हुआ 1869 में, उसके बाद ही क्या है, इंडिया के साथ यूरोप की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कम से कम 7000 किलोमीटर कम हो गया। अब सुएज कैनल को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मैं इस मैप को देखना, इस मैप नहीं, एक मिनट, वर्ल्ड मैप को देखना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप एक बार निकालता हूँ तो उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि सुएज कैनल कैसे इंडिया का मतलब रूट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया था। एक मिनट, स्वेज कैनल एक्चुअल में ये आ जाता है इजिप्ट के पास, ये वाला मैप अच्छा होगा। यहाँ पर जैसे ये इंडिया और यहाँ पर पहले ये जो यूरोप आ गया ऊपर वाला पोर्शन में, यहाँ पर पहले यूरोप से अगर किसी बंदे को अगर इंडिया में आना होता है या किसी शिप को आना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले ये बीच में जो मेडिटेरियन सी है, मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ से आकर पहले अटलांटिक ओशन में आते थे। अटलांटिक ओशन में आकर फिर अफ्रीका से घूमकर वो नीचे होकर फिर वो इंडियन ओशन में आते थे, फिर इंडियन ओशन में आकर वो इंडिया में आते थे। तो इसी तरह से पहले वो लोग ट्रैवल करते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइमफुल था। तो इसके बाद क्या किया, इसके बाद सुएज कैनल फॉर्म हुआ। सुएज कैनल फॉर्म हुआ था, ये बीच का रास्ता था, ये जैसे मिडिल ईस्ट और ये अफ्रीका, इसके बीच में जो जगह है, स्पेशली देखा जाए इजिप्ट के पास का एरिया, वहाँ पर ये पहले सुएज कैनल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर जो सुएज कैनल फॉर्म हुआ है, ये सुएज कैनल यहाँ पर देखा जाए सुएज कैनल पहले फॉर्म हुआ था। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो मेडिटेरियन सी के वजह से वहाँ से डायरेक्टली वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मतलब आकर वो डायरेक्टली इंडियन ओशन में आ जाता है। तो इसके वजह से इंडिया का जो 7000 किलोमीटर, मतलब जो पहले घूमकर आना पड़ता था, अभी वो 7000 किलोमीटर एरिया कम पड़ रहा है इंडिया के आने के लिए। तो ये इंडिया के आने के लिए मतलब देखा जाए एक शॉर्टेस्ट सी रूट बन चुका था उसके बाद में। तो ये बाद में जाकर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधा हुआ था इंडिया में आने के लिए इसके बेस में। और ये कब फॉर्म हुआ था, 1869 में फॉर्म हुआ था। इसके वजह से इंडिया के साथ यूरोप का डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो गया था। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो 1947 से पहले, ये सबको पता है कि 1947 से पहले इंडिया आज़ाद कंट्री नहीं थे। तो इस टाइम में इंडिया के साथ उनका मतलब देखा जाए, इंडिया इस टाइम में ब्रिटिश सरकार के अंदर थे। तो इस टाइम में इंडिया में देखा जाए कि उस टाइम में इंडिया में प्रोविंस थे एंड प्रिंसली स्टेट थे। तो इस टाइम में इंडिया में 2 टाइप का स्टेट थे, एक प्रोविंस कहा जाता है, दूसरा प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। तो प्रोविंस मतलब जो उस टाइम ब्रिटिश सरकार के अंदर जो थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट मतलब जो देशीय राज्य थे। तो प्रोविंस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। इस टाइम में स्पेशली बोला जाता है कि प्रोविंस वर रूल्ड। तो प्रोविंस में क्या किया जाता है कि ये डायरेक्टली शासन करते थे, कौन, ब्रिटिश ऑफिशियल शासन करते थे प्रोविंस में, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, जो वाइसरॉय के द्वारा शासन किया जाता था उस टाइम में प्रोविंस में, ठीक है। तो ये ब्रिटिश प्रोविंस स्पेशली देखा जाए जो ब्रिटिश सरकार के अंदर डायरेक्टली आता था और ये वाइसरॉय के द्वारा शासन किया जाता था। और उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूल्स
हु एक्नॉलेज सोवेरेंटी इन रिटर्न फॉर लोकल अथॉरिटी। तो उस टाइम में देशीय राज्य जो थे ना, उस टाइम में उसमें कौन शासन करते थे? लोकल जो गवर्नमेंट थे। तो लोकल गवर्नमेंट मतलब देशीय जो राजा, प्रिंसली स्टेट के राजा होते थे, प्रिंसली किंग होते थे, तो वो वहां पर शासन करते थे। तो वहां पर हेरिडिटरी रूल्स थे, मतलब वो डायनेस्टी वास वहां पर राज करते थे। स्पेशली देखा जाए जब पहले बाप, उसके बाद पहले पढ़ता था, उसके बाद उसका बाप, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे करके राज करते थे वहां पर। हु एक्नॉलेज सोवेरेंटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। लेकिन उसका सोवेरेंटी किसके पास था? ये था ब्रिटिशर्स के पास थे, मतलब ब्रिटिशर्स के पास वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, ठीक है। तो लेकिन वो लोकल ऑटोनॉमी वो अपने हिसाब से चला सकते थे। तो ये उनके पास थोड़ा सा अथॉरिटी उस टाइम में था। तो मतलब 1947 से पहले दो टाइप के थे, एक प्रोविंस थे और दूसरा प्रिंसली स्टेट थे। प्रोविंस कंट्रोल करता था कौन? प्रोविंस कंट्रोल करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, और प्रिंसली स्टेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्टली कंट्रोल होता था, लेकिन वहां पर राज करते थे जो लोकल क्राउन लोग थे, तो वो लोग कंट्रोल करते थे। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड भी यहाँ पर दिया गया है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट। उसका एक फोटो यहाँ पर डाला गया है कि इंडिया पॉइंट जो देखा जाए इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्लियर कर देता हूँ कि ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया का टोटल बाउंड्री अगर देखा जाए, तो अगर सिर्फ मेनलैंड का देखा जाए, मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा जो केप कमोरिन, जो कन्याकुमारी का या तमिलनाडु में आता है, वो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू द मेनलैंड, ठीक है। लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट का हिसाब लगा जाए तो ये टोटल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये निकोबार आइलैंड में आता है। और उसके बाद थोड़ा सा इसका समरी ये चैप्टर का यहाँ पर बोला गया है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कॉमर्शियल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया जाने जाते हैं अपना कॉमर्शियल और कल्चरल हेरिटेज के लिए, कि जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया का कमर्शियल और कल्चर, मतलब जो पहले से हम लोग व्यापार करते थे बाहर के कंट्री से, उसके साथ एक रिलेशन बना चुके थे, और यहाँ का सांस्कृतिक चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इसके लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और एंड होम टू सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और ये इंडिया देखा जाए ओल्ड वर्ल्ड के एक पुराने सिविलाइजेशन के अंदर इंडिया को गिना जाता है। स्पेशली इंडिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन, जैसे मैंने बोला था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड के एक पुराने सिविलाइजेशन के अंदर इसको गिना जाता है, और जैसे लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद इंडिया स्प्रेड्स अक्रॉस बोथ द ईस्टर्न एंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया क्या हुआ, ये इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन के ये इस पार्ट में आता है, तो इसलिए इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। और 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के ये ऊपर वाला पार्ट में आता है, तो इसलिए इंडिया को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी काउंट किया जाता है। India's latitudinal stretch is between 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल स्टेट कहाँ से कहाँ है, ठीक है। तो 8.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट करके 37.6 डिग्री नॉर्थ, ये मेन आइलैंड का बोला जा रहा है। और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक है, 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। पहले 8.4 डिग्री नॉर्थ ये केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी का से स्टार्ट हो रहा है, और 37.6 डिग्री नॉर्थ जो लद्दाख में खत्म हो रहा है, और 68.7 डिग्री ईस्ट जो गुजरात में स्टार्ट हो रहा है, और 97.25 डिग्री ईस्ट जो जाकर खत्म हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में जाकर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स कट्स अक्रॉस द कंट्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीच से जा रहा है, ये इंडिया को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इट ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। मतलब लगभग ये दोनों इंडिया को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। द कंट्री हैज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहले ये बोलते हैं ये जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसके वजह से इंडिया को दोनों पार्ट को किया गया था, एक नॉर्थर्न इंडिया एक साउथर्न इंडिया। और उसके बाद है कि द कंट्री हैज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द साउथ ईस्ट। तो अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर आता है, इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में आता है, जहां पर बे ऑफ बंगाल है। और लक्षद्वीप कहाँ पर आता है, लक्षद्वीप आता है इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में आता है, जहां पर अरेबियन सी है। द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया लैंड मास इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये अभी मैंने डिस्कस किया है कि इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में विचार करें तो 2.4% एरिया कवर कर रहे हैं। नियरली 2.4% द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, 2.4% एरिया कवर कर रहे हैं। और इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर गिना जाता है।
ये स्वेज कैनाल है। तो मैंने पहले ही बोला कि स्वेज कैनाल के जो 1869 में फॉर्म हुआ है इजिप्ट के राइट साइड में, और इसके वजह से क्या हुआ कि इंडिया का यूरोप से इंडिया में आने का जो वाटर रूट है ये रूट कम से कम 7,000 किलोमीटर कम हो चुका है इसके वजह से, स्वेज कैनाल के वजह से। अब मेडिटेरियन सी से डायरेक्टली वो इंडियन ओशन में आ सकते हैं स्वेज कैनाल के वजह से। तो उसके बाद India is bordered by the Yongfold Mountains on the northwestern and northern and northeastern side। तो इंडिया का जो बॉर्डर है ये ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, माना नॉर्थ की तरफ देखा जाए या नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखा जाए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जाए, तो वहां पर योंगफोल्ड माउंटेन्स है। मतलब वहां पर स्पेशली हिमालय माउंटेन्स की बात किया जा रहा है, काराकोरम माउंटेन्स के भी बात किया जा रहा है, तो ये वहां पर है। एंड स्पेशली द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल ईस्ट के साइड में है, एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरेबियन सी वेस्ट के साइड में, एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, ये साउथ के पोर्शन में इंडियन ओशन आ रहा है। उसके बाद द टेपर्ड शेप ऑफ साउथर्न इंडिया डिवाइड्स इंडियन ओशन इनटू अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के जो साउदर्न पार्ट है ये देखा जाए कि इंडियन ओशन को दोनों पार्ट में डिवाइड किया है। दोनों पार्ट क्या क्या है, ऑब्वियसली दोनों पार्ट में मतलब एक साइड में अरेबियन सी है, दूसरे साइड में बे ऑफ बंगाल है। India's total coastal line, including the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island, measures 7,516.6 kilometers। तो इंडिया का अगर टोटल कोस्टल लाइन अगर देखा जाए, और जिसके अंदर हम लोग मेनलैंड के साथ साथ हम लोग दोनों आइलैंड है, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप है, दोनों को ही हम लोग काउंट करेंगे। तो काउंट करके हम लोगों को क्या आएगा, टोटल जो आएगा 7,516.6 किलोमीटर्स आएगा। Indian east-west stretch and north-south stretch each measure approximately 3,000 kilometers। तो ईस्ट-वेस्ट में उसके जो डिस्टेंस है और नॉर्थ साउथ में अगर डिस्टेंस जो है, ये दोनों को ही अगर मेजर किया जाए लगभग वो 3,000 किलोमीटर्स के आसपास ही आएगा। एंड कॉजेस ए टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन द लोकल टाइम्स एट ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एंड्स। तो अगर ईस्टर्न एंड्स, मतलब ईस्टर्न एंड्स में आता है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया जो म्यांमार के साथ, और वेस्टर्न एंड्स में जो आता है कि जो गुजरात है जो अरेबियन सी के साथ, मतलब रन ऑफ कच्छ एरिया। तो ये दोनों के बीच में अगर टाइम गैप देखा जाए ना, कम से कम जो लॉन्गिट्यूड के ऊपर बेस करके हम लोग टाइम गैप देखते हैं, तो टाइम गैप कम से कम 2 घंटे का होगा। तो इसके चक्कर में हम लोग क्या किया है, हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हम लोग देखा है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इज द टाइम अलोंग लॉन्गिट्यूड्स 82.30 डिग्री ईस्ट। तो इंडिया का इसलिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है 82.30 डिग्री जो ईस्ट में होता है। ठीक है, अब ये कहां पर है, द लॉन्गिट्यूड्स पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से पास हुआ है, एंड इज रेफर टू एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ का जो इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम पीरियड के हिसाब से देखते हैं इंडिया का, और यहाँ का जो टाइम होता है ये टाइम को पूरे इंडिया का ऑफिशियल टाइम हिसाब से हम लोग देखते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के लोग भी ये टाइम को मानते हैं और गुजरात के लोग भी ये टाइम को मानते हैं। While India's longitudinal stretch give rise to a time lag between the east and the west, its latitudinal stretch increase the duration of days and nights। अब स्पेशली देखा जाए ये लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये जो डिस्टेंस है इसके वजह से स्पेशली टाइम गैप होता है। जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे का टाइम गैप होता है, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले दिन आता है, सनराइज होता है, 2 घंटे बाद गुजरात में जाकर सनराइज होता है। तो इसी तरह से देखा जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बीच का टाइम पीरियड लिया गया है। और लैटिट्यूडिनल स्टेट्स क्या करते हैं, लैटिट्यूडिनल स्टेट्स इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स। जैसे हम लोगों को देखा जाए तमिलनाडु और लद्दाख, तो तमिलनाडु में वहाँ का लैटिट्यूड जहाँ है, लद्दाख का लैटिट्यूड सेम नहीं है, तो तमिलनाडु में लैटिट्यूड कम होने के कारण वहाँ पर डे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इक्वेटर लाइन के पास है, तो इसलिए वहाँ का डे बड़ा होगा, नाइट छोटा होगा। और ऊपर से देखा जाए जो लद्दाख है ये इक्वेटर लाइन से बहुत ही ज़्यादा दूर में है, नॉर्थ पोल के करीब, नॉर्थ पोल के तरफ आता है, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका नाइट बड़ा होगा, डे छोटा होगा। और इसके हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिसाइड होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑब्वियसली जो इक्वेटर लाइन के जितना पास होगा उसका क्लाइमेटिक कंडीशन उतना ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है, और जो इक्वेटर लाइन से जितना ज्यादा दूर में जाएगा उसका क्लाइमेटिक कंडीशन उतना ज्यादा ठंडी की तरफ जाएगा। तो इस तरह से वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिसाइड होता है। इसलिए देखा जाए इंडिया का मतलब लद्दाख में ठंडा चेन्नई से बहुत ही ज्यादा है या तमिलनाडु से ज्यादा है,
ठीक है। और सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन सिर्फ लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और भी बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द रीज़न है जो क्लाइमेट, एक जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा उसके ऊपर, मतलब ये लॉन्गिट्यूड एक रीज़न है, तो रीज़न के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये वीडियो यही तक। हाँ, इस वीडियो में स्पेशली हम लोग इंडिया के साइज़ एंड लोकेशन के बारे में बात किया है, और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, मतलब इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा था, और इंडिया के वर्ल्ड के साथ इंडिया के जो रिलेशन क्या है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आज ये वीडियो यही तक। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उस स्पेशली वो वीडियो, उसके बाद जो जियोग्राफी के जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसके ऊपर हम लोग बेस करके एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।